अफगानिस्तान के अंदर फियर जो है, इस वक्त तो फियर ये था ना कि अब तालिबान आगे क्या करेंगे, लेकिन एक और जो फियर है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया इस पूरे अरसे में, कि इसमें अफगानिस्तान की जंग में फायदा किसने उठाया। एक तो तालिबान आ गए, ठीक है, एक तो ये हुआ, अमेरिका ने फायदा उठाया नहीं, अमेरिका की तो हसीमत हुई। देखिए ना, पूरी दुनिया में उनका एक जो टैका था, और उसके ये अफगानिस्तान के मामलात को मुझे पता, कश्मीर में क्या हूँ, कश्मीर में क्या, वो माली और सोमालिया और यमन और अफ्रीका में और जगह जगह वहां पे जश्न मनाए गए हैं पिछले 4 दिनों के दौरान, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों की। अच्छा, तो एक तो है कि अब क्या होगा। अच्छा, लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि फायदा कमाया किसने, ये भी तो देखें ना। ये पैसे जो आए तो फिर ये कहीं तो खर्च हुए ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फायदा क्या कोई किसी अमेरिकी ने फायदा उठाया, फायदे उठाए। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स हमारे सामने बता रही हैं कि कम से कम 5 तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने अरबों रुपए कमाए, अरबों रुपए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो ताखिर हो गई है ना कि बहुत सारे अमेरिकन वहां पीछे रह गए हैं, ये कौन से अमेरिकन हैं, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और ये वहाँ पे एक मकामी होटल जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, 1 या 2 होटल्स वहाँ पे काबुल में वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और डिफेंस ये जो एकदम से खप पड़ी हुई है ना पूरी दुनिया में, देखिए एक तो जेन्युइन रीजंस हैं कि भाई बच्चियाँ जाती हैं स्कूल में, नहीं जाती, ज़िंदगी दोबारा शुरू होती है, बच्चों की तालीम कैसे होती है, वो मतलब क्या कोई उस तरह की सज़ाएँ तो नहीं दी जाती जैसे पहले दी जाती, जो तालिबान 2.0 का नाम इनको दिया है कि अब जो दूसरे तालिबान हैं वो क्या करेंगे आके। लेकिन एक बात जो है वो, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये अरबों या खरबों डॉलर्स की का एक बिजनेस चला है पिछले 20 सालों के दौरान जी, जिसमें पैसे लेके फतवे तक जारी हुए हैं। मतलब इसमें से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में ना डालें आप, पैसे लेके फतवे जारी हुए हैं, हजारहा एनजीओज बनी हैं। उन हजारहा एनजीओज के, ये कैरी लुगर बिल जब आया था तो उसमें यही था ना कि फौज को नहीं जाएंगे पैसे तो सिविलियंस को जाएंगे, तो फिर एनजीओज का एक पूरा जाल बिछ गया था, एनजीओज में पैसे आने शुरू हो गए थे। ठीक है, वो एनजीओज फिर तरक्की पाके पार्लियामेंट में और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गई। अच्छा, क्योंकि उनकी, वह मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि वो एक ये 20 सालों के अंदर, यानी आप ये देखें कि इस्लाम ऐसे होगा, दूसरे मज़ाहिब, इंटरफेथ उसके ऊपर एक बन गया जनाब, पूरा का पूरा धंधा चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपया लग गया। उसके बाद जनाब ऐसा है कि मतलब उसमें कुछ, अब आपको अफगानिस्तान को देख के एहसास होगा कि खर्च कहाँ हुआ है, पैसा कहाँ खर्च हुआ है। ये जो अफगान नेशनल आर्मी है, अफगान नेशनल आर्मी को के ऊपर फंडिंग कितनी हुई, किसने ट्रेनिंग दी उनको, जो जिसने ट्रेनिंग दी पैसे उसने बना लिए। अब यहाँ पर ये 4-5 है, मिसाल के तौर पे बोइंग का अगर हम देखेंगे, बोइंग वाले जो हैं, वो बोइंग ने जो है वो प्रॉफिट्स अपने बनाए, क्योंकि वो B-1 बॉम्बर तैयार करते हैं, C-17 कार्गो जेट तैयार करते हैं, V-22 तैयार करते हैं बोइंग वाले, और उसमें F जो 15, 16, 17, 18, 35 ये सारे बोइंग वाले होंगे जहाज हैं। अच्छा, ये जितने भी बोइंग बनाता है। तो अब जनाब 28 तो इन्होंने अभी 1.45 बिलियन डॉलर्स में इन्होंने कुवैत को बेचे हैं, और इन्होंने ये जो बॉम्बिंग शॉमिंग जितनी होती रही हैं, तो उसके बाद उसमें जाहिर है कि इनके बॉम्बर्स माल हो रहे हैं और इनकी ये फ्लाई कर रहे हैं और आ रहे हैं, और कार्गो जेट्स और ये सारे, तो बोइंग ने बहुत पैसा कमाया है। उसके बाद रेथन जो है उन्होंने बहुत बड़ा इसमें पैसा बनाया है। ये साइबर वॉर, सैटेलाइट सिस्टम, साइबरवेयर, ये सारा का सारा ये रेथन वालों ने बहुत माल बनाया इसमें से। और उसके बाद आप लॉकहीड मार्टिन भी चले जाएं तो लॉकहीड मार्टिन वाले ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो कुछ वहाँ पे बेचे हैं, कुछ जो है वो सारा, और F-35 जो है वो लॉकहीड मार्टिन बना रहा है, माजरत के साथ, ये बोइंग नहीं बना रहा। ये F-35 जो है ये 12 बिलियन का तो सिर्फ F-35 का है। तो ये इंटरसेप्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि अगर आपने $10,000 लगाए थे, मतलब आपने आज से 20 साल पहले $10,000 डाले थे किसी डिफेंस की कंपनी में, तो आज आपको वो $1,00,000 दे रहे हैं वापस। सही, ठीक है, आपके 10,000 जो है वो 1,00,000 बन चुके हैं। अच्छा, बोइंग वालों ने क्या किया है, बोइंग वाले आपको जो है वो 974.97% रिटर्न आपको वापस करेंगे। ठीक है, और जो उनका स्टॉक था वो 10,000 का, वो अब इतने डॉलर्स बन चुके।
और उनके बोर्ड के अंदर फिर वाइस चेयर हैं, फिर जॉइंट चीफ ऑफ, बड़ी खूबसूरत ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अच्छा, फिर रेथॉन वाले जो हैं वो जनरल्स हैं, उसमें सारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, इन्होंने ये परचेज कर रहे हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग का इन्होंने, फिर हम कॉन्ट्रैक्टर्स, आपको वहाँ पे फौजियों को जाने की ज़रूरत नहीं है, रेथॉन वाले बता रहे हैं। जनरल डायनेमिक्स वाले हैं वो जनाब LAV लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं, और उसमें भी आप देखें तो आपको डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनके बोर्ड में ये सारे आपको फौजी नजर आएंगे, जेम्स मैटिस भी नजर आएंगे उसमें आपको, ठीक है, वो पैरे मेरीन कोर के जनरल। तो ये सारे उधर से उधर पैसा चला गया। फिर उसके बाद आपको नजर आएगा ये नॉर्थरॉप ग्रुनमैन, ठीक है, तो ये जनाब ये वेब स्पेस टेलीस्कोप और ये और फलाना ढिमाका, इन्होंने भी खूब गेम किया वहाँ पे और इन्होंने पैसे कमाए। अब ये $10,000 देखें तो आपको मिलेंगे कितने, ठीक है, वो आपको जैसे 129,644 ये आपको मिल रहे हैं पैसे 10,000 के बदले में। इसके इनके स्टॉक्स दुनिया में इतने बड़े हैं, इतना असला बेचा है। तो असल बात ये है। और फिर वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी तकरीबन ये जो बात आ रही है ना, इतने हजार अमेरिकी रह गए, तो इतने हजार वापस लाने, वो इसलिए कि अभी तक वहां लॉबिंग हो रही है अमेरिका में कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा वाक्य पे, आपने देखोगे ना एकदम से ये बात शुरू हो गई है, लड़ाई मार कुटाई। तो ये डिफेंस, ये जो मिलिट्री स्टेप कॉम्प्लेक्स होता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल है। इसके साथ फिर मुख्तलिफ अदारे, मीडिया और इधर उधर ये खौफ का माहौल बनाते हैं। पहले जंगों से पहले भी माहौल बनाया जाता है। इराक के अंदर जो है वो न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक माहौल बनता है, ठीक है, यहाँ हमला करना, जंग करनी जरूरी हो गई है। उसके बाद वो एक माहौल बनता है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, गलती कर दी, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, एक माहौल, क्योंकि आगे जाके इनका तो धंधा चलना है। अच्छा, इनके धंधे में से फिर वो थोड़े छोटे छोटे कतरे जो हैं, फिर वो NGOs को चले जाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे शोर शराबा हल्लड़ गुल्लड़ सारी वो उधर चली जाएगी। तो एक माहौल बनता है कि वो माहौल बनेगा तो जंगें होंगी, और जंगें होंगी तो इनका काम चलेगा। अच्छा, अब इसमें इस पूरी सूरत हाल में अब कल का दिन जो मैंने बताया था कि आशूरा के हवाले से बात की थी, लेकिन कल का दिन भी बहुत अहम था, और उसकी वजह यह कि जुम्मे का दिन, और उसमें फिर यह था कि मसाजिद में और हर जगह अफगानिस्तान में सुकून रहे। अच्छा, और दूसरी जो बात है वो ये है कि लोगों को अंदेशा है, लोगों को खौफ है इस बात का, क्योंकि 20 साल के अंदर लोग ये पूछ रहे हैं कि तालिबान तब्दील हो गए नहीं हो गए। 20 साल में अफगानिस्तान का माशरा भी तो तब्दील हुआ है, खुले लोग, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चियां, मीडिया, मतलब दुनिया आगे गई है ना। तो अफगानिस्तान के बच्चे भी उससे, अफगानिस्तान के लोग भी उसी तरह आगे मूव किए। अब उनको ये कि ये 20 साल पहले वाले नहीं है, तो मसला ये कि वो जो अवाम है वो भी 20 साल पहले वाले नहीं है ना, वो भी उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि उस जमाने में तो ये था, तो इस जमाने, तो ये एक बड़ा, अब ये कहना चाहिए कि बड़ा एक इम्तिहान है अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनके लिए, कि वो इसको नए दौर के मुताबिक ये लोगों के खदशात कैसे दूर करते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें लेकिन जो दूसरी बात है वो आज के हवाले से वो ये है कि जो हक्कानी, जिसको कहें कि हक्कानी नेटवर्क जिसको कहते थे, तो उसकी एक शख्सियत अनस हक्कानी तो हमारे सामने आ गए थे, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे, सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई, और यानी सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि नायब अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के बाद, तो उनके जो सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई तो अनस हक्कानी है ना, लेकिन उनके वालिद यानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई, यानी इन दोनों सिराजुद्दीन हक्कानी और अनस हक्कानी के चचा, वो जो हैं खलील हक्कानी, वो आज मंजर आम पे आए हैं। ठीक है, ये अनस हक्कानी साहब की तस्वीरें हैं पुरानी, ये आज आए हैं। ठीक है, ये जो है, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बड़ी अहम है, और ये है कि ये पहली बार आज हक्कानी नेटवर्क जिसको कहते थे, हक्कानी नेटवर्क की दूसरी शख्सियत मंजर आम पे आई है, और वो है अनस हक्कानी के चचा जी। ठीक है, खलील हक्कानी, और उनको काबुल की सिक्योरिटी उन्होंने संभाल ली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हुआ है कि तालिबान ने आर्जी तौर पे, क्योंकि मुल्क तो अभी चल रहा है, अभी मेरे ख्याल से 2, 4, 5 दिन लगेंगे हुकूमत के ऐलान में, क्योंकि उसमें एक फटा पड़ा हुआ है, वो मैं आपको भी बताता हूं हुकूमत के ऐलान में। लेकिन उससे पहले वो कायम मकाम गवर्नर, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो चलती रहे, तो काबुल की जो सिक्योरिटी है वो दे दी है
इनको। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि 31 तारीख के बाद हो सकता है अमेरिकन विड्रॉल हो, तो इस दौरान जो है वो तो तालिबान की तरफ से ये बात मान ली गई कि ठीक है 31 के बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन मसला ये कि सर पे 9/11 खड़ा है और 9/11 से पहले पहले बहुत सारे मामलात होने, वरना बड़ी हजीमत हो, मतलब इसको मतलब किसी तरह प्रेसिडेंट बाइडेन ने दुनिया की तवज्जो यहां से दूर करवानी है। लेकिन जब तक ये इनखला होता रहेगा और लोग हजारों की तादाद में और हजारों की तादाद एयरपोर्टों में फंसे हुए हैं, फैमिलीज फंसी हुई हैं, 13 मुल्क हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि वहां पर आर्जी तौर पर, उसमें इस्लामी ममालिक भी हैं, उसमें जो है वो मगरबी ममालिक भी, आर्जी तौर पर बहुत सारे अफगान नेशनल्स को रखा गया है। उसकी वजह यह है कि देखें टर्की ने तो अपना बॉर्डर सख्त कर दिया है ईरान के साथ। टर्की के अंदर जो ऑपोजिशन जमात, क्योंकि टर्की सबसे क्विक रास्ता है यूरोप तक जाने का, नहीं ह्यूमन स्मगलिंग, यहां से टर्की पहुंचे, टर्की से यूनान पहुंच गए, यूनान से जो है वो 1 मिलियन पहुंचे थे 2015 के बाद, उसमें से 60,000 रह गए यूनान में और बाकी निकल गए यूरोप की तरफ, जो सीरिया की वॉर के बाद। तो अब टर्की ने तो एक बहुत बड़ा अपना बॉर्डर बना के और उसके दीवारें वगैरह खड़ी कर दी हैं ये इसके साथ, ईरान के बॉर्डर्स के साथ, कि यहां से लोग ना जाएं, टर्की में दाखिल ना हो, और टर्की में दाखिल होकर फिर यूनान ने जो है वो टर्की के बॉर्डर के साथ खड़ी कर दी हैं दीवारें और चेक पोस्ट की यहां पे जो है। लेकिन वो अमेरिका कह रहा है कि तमाम मुल्कों से गुजारिश है कि अपने अपने दरवाजे खोल दें रेफ्यूजीज के लिए। सबसे बड़ा जो क्राइसिस आता है वो यूरोप में आता है, और यूरोप में आता है और उसके अच्छा जो रिजब तैयब उर्दुगान की अपोजिशन जमातें हैं वो अपना, यानी वो तमाम का तमाम उन्होंने जो बिल्ड किया है नैरेटिव टर्की में तैयब उर्दुगान के खिलाफ, वो किया है कि यहां पर सीरिया के लोग क्यों आए हैं, यहां पे अफगान क्यों आए हैं, जिसके नतीजे में पिछले दिनों तसादुम भी हुआ मुख्तलिफ शहरों में सीरियंस का और जो मकामी जो तुर्क हैं, तुर्की के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, तो तुर्की की सारे मईशत और बाकी मुल्कों की मईशतें हैं और वो इस काबिल नहीं है दुनिया में आज कि वो हजारों लोगों को अपने आने दें और पनाह दे सकें, और फिर आपको पता भी नहीं कि वो उनकी नाम भी नहीं है, नेशनलिटीज भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, कोई पेपर्स पीछे रह गए, कोई आगे हैं, कोई पीछे, हर किस्म के उसमें लोग हैं।